पहला खाड़ी युद्ध ने अमेरिका के वर्चस्व की पुष्टि तो कर दी और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर विश्व नेता बनकर उभरे, लेकिन अगले ही वर्ष 1992 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बुश को हारना पड़ा, उसे पराजय मिली और उसके स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। बिल क्लिंटन ने अपनी विदेश नीति के बदले घरेलू नीति को चुनाव का मुद्दा बनाया और इस प्रकार एक और चुनाव यानी 1996 में भी जीतने में सफल रहे। क्लिंटन की नीति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि क्लिंटन के 8 साल के दौर में अमेरिका ने अपेक्षाकृत एक तरीके से नरम नीति अपनाई थी। उसने कठोर राजनीति के स्थान पर कट्टर अमेरिकी स्टैंड लेने के बदले उसने जो बातें की क्लिंटन के काल में, वो मूलतः लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, ऐसे मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन क्लिंटन की नीतियां उसके बावजूद भी अमेरिका के वर्चस्व को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रही। क्लिंटन की जब बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्लिंटन का जहां क्लिंटन की प्राथमिकता देश के अंदरूनी मामले थे, पर इसका अर्थ ये न निकाला जाए कि वो विश्व राजनीति में अपनी पकड़ नहीं रखना चाहता था। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ये समझते थे बखूबी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल देते रहना अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और वर्चस्व रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मौका पड़ने पर उन्होंने भी कुछ सामरिक निर्णय लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति, अमेरिका की वर्चस्वता को महसूस कराया। 1998 प्रथम खाड़ी युद्ध के बहुत बाद 1998 नक्शे में आप देखिए कीनिया अफ्रीका में है, केनिया भी बोलते हैं उसे, केनिया। ये अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी। और ऐसी एक दूसरा देश है तांजानिया, अफ्रीका का। ये तांजानिया का प्रसिद्ध शहर है दार इस सलाम। तो कीनिया और तांजानिया, इसके दूतावासों पर बमबारी हुई। दूतावास क्या होते हैं? किसी एक देश के ऐसे कार्यालय जो दूसरे देश की राजधानी में हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जहां एम्बेसडर का कार्यालय, एम्बेसडर जिनको बोलते हैं उनके कार्यालय, दूतावास। तो दूतावास जैसे अमेरिका के जो तांजानिया में जो उसका कार्यालय था, अमेरिका में जो उसका केनिया में कार्यालय था, वहाँ पर बमों से हमला हुआ। और उस हमले से बात स्पष्ट हो गई कि इन दूतावासों को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया, कोई गलती से हमला नहीं हुआ। और दूसरा, इन दूतावासों को समाप्त, नष्ट करने की कोशिश थी। यानी उद्देश्य बड़ा स्पष्ट लगा अमेरिकीज़ को। अमेरिकन ने कहा कि ये हमारे दूतावासों पर हमला एक तरीके से हमारी वर्चस्वता पर हमला है, हम पर हमला है। और ऐसी किसकी हिम्मत हुई जो हमला करे? उन्होंने पतासाजी की और उनके अनुसार अल कायदा नाम का एक आतंकवादी संगठन उनके अनुसार जिम्मेदार पाया गया। क्या नाम? अल कायदा। अल कायदा को अमेरिकी सरकार ने इस हमले के लिए दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान, अब देखिए
हमला हुआ कीनिया में, हमला हुआ तंजानिया में। अमेरिका ने पूरे विश्व में पतासाजी करके पता लगाया कि अल कायदा के लोग जिम्मेदार हैं और अल कायदा का मुख्य अड्डा या अल कायदा का जो मुख्य केंद्र जो है वो अफ़गानिस्तान और सूडान में है। देख लीजिए कहाँ कहाँ। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के तहत यहाँ पर बहुत बमबारी की, इनके ठिकानों पर सैन्य अभियान चलाया। दूसरे शब्दों में हम बात कर रहे हैं कि बिल क्लिंटन ने क्या अपनी नीति में परिवर्तन किया था? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बिल क्लिंटन अंदरूनी मामलों में ज़्यादा इच्छुक थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे विश्व से कटे हुए रहे, नहीं, उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया। दूसरा, उन्होंने जब हमला किया तो कारण क्या था? तंजानिया और केनिया में संभावित अल कायदा द्वारा हमले के जवाब में अमेरिका ने हमला किया। कहाँ? हमला तो नहीं किया, अमेरिका ने इनके ठिकानों पर बम गिराए। और सूडान और अफ़गानिस्तान में क्यों? क्योंकि अमेरिका को विश्वास था कि इन लोगों के मुख्य अड्डे इन आतंकवादियों के अफ़गानिस्तान में हैं और सूडान में हैं, जहां से अल कायदा विश्व में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है। और इस घटना का या इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन क्या? अमेरिका द्वारा सूडान और अफ़गानिस्तान में ठिकानों पर बमबारी करना, यह क्या कहलाया? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, INFINITE। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, और रीच यानी पहुंच। ऐसा ऑपरेशन जिसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं, यानी हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमें बस हमारे दूतावासों पर हमला करने वालों को समाप्त करना है, हमें बस उन लोगों को समाप्त करना है जो हमारी वर्चस्वता पर प्रश्न उठाए हैं, वर्चस्वता पर प्रश्न उठाए हैं। तो भारी बमबारी की गई और क्रूज मिसाइल्स का उपयोग हुआ। तो घटना में आपको याद रखना होगा कि क्रूज मिसाइल्स का उपयोग हुआ, बड़ी संख्या में बमबारी की। और ख़ास बात ये कि ऐसा करने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पूछना भी उचित नहीं समझा। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी जो स्थापना हुई है उसके तहत ये निश्चित कर लिया गया है, एक तरीके से सब देशों पर ये बाध्य हुआ कि यदि किसी को किसी अन्य देश से आपत्ति है और किसी तरह के सैन्य हमले की कार्रवाई करना चाहता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले बताना होगा, अनुमति लेनी होगी और फिर हमला करेंगे। अनुमति से अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद से, या और ज़्यादा बड़ा मामला हुआ तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से अनुमति लेके हमला कर लें। यहाँ पे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी और बिना उनकी अनुमति लिए और बिना उन्हें सूचित किए, अनुमति की तो बात ही दूर, उनको सूचना भी नहीं, उसने सीधे अपने हवाई जहाज़ भेजे, मिसाइलों से हमला कर दिया उन जगहों पर और अल कायदा के उन ठिकानों को धराशायी कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये एक उस बात का उदाहरण है कि अमेरिका अपने शक्ति प्रदर्शन पर कैसा विश्वास करता था। ये इस बात का उदाहरण है कि बिल क्लिंटन यद्यपि घरेलू मामलों में ज़्यादा रुचि रख रहे थे, लेकिन साथ ही उनकी नज़र विदेशी मामलों पर सतत रूप से बनी हुई थी। अमेरिका ने तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। एक तो उसने बिना UNO की अनुमति से हमले किए, दूसरा उसने UNO को सूचित भी नहीं किया, और तीसरा उसने जो नागरिक केंद्र होते हैं, नागरिक ठिकाने, वहाँ पर भी हमले किए। सामान्यतया क्या होता है कि जब युद्ध होते हैं तो एक ऐसा धर्म माना जाता है कि सैनिक ठिकानों पर ही हमले किए जाएं, सैनिकों का ही खात्मा करने के लिए बमबारी की जाए, सामान्य नागरिकों को छोड़ा जाए।
क्योंकि सामान्य नागरिक का युद्ध से लेना देना नहीं। यहाँ अमेरिका ने उस बात की भी चिंता नहीं की और उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना सामान्य नागरिक ठिकानों पर हमले किए, उनकी हत्या की। ये किस बात का उदाहरण है? ये सब अमेरिका की मनमानी का उदाहरण है। अमेरिका, और ये मनमानी क्यों कर रहा था अमेरिका? क्योंकि अब वो एक ध्रुवी था। वह जानता था कि अब हमारे सामने दूसरा कोई विरोधी हमसे टक्कर लेने वाला नहीं है। ये उसकी वर्चस्वता की बात है। मैं इस एक बिंदु और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जब हम वर्चस्व की बात करते हैं तो वर्चस्व का अर्थ ये होता है कि दूसरे देशों को विवश किया जाए कि वे उसके मातहत रहें। तो अमेरिका ने ऐसी स्थितियां पैदा की, डरा के, धमका कर, शक्ति प्रदर्शन से, हमलों से, कि विश्व के अधिकतर देश अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहे थे, भले वो उसकी कई नीतियों से राजी हों या ना हों। कई कारणों से ये उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। दूसरे शब्दों में, ये सब देश जो अमेरिका के डर से उसके खेमे में थे और लगभग काफ़ी विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा था, इन लोगों ने अपनी एक तरीके से सार्वभौमिकता, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिकता, यानी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता खो दी। सॉवरेंटी, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी मतलब सार्वभौमिकता, उसे खो दी और वे अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते चले। परिणाम कि अमेरिका जो चाहता था वो करता था और ये उसकी मनमानी का उदाहरण है। पहला, खड़ी वॉर तो है ही, दूसरा ये यहाँ पर हमले किए जाना, वो भी अफ़गानिस्तान और सूडान में। घटना हुई थी तांजानिया और केनिया में, हमला किया उसने अफ़गानिस्तान सूडान में। उसके अंदर जाकर वहाँ के देशों के प्रतिनिधियों को भी नहीं बताया, देश के नेताओं को भी नहीं बताया, यूएनओ को भी नहीं बताया, सीधा किसी दूसरी जगह जाकर वो हमला कर देता है। ये मनमानी नहीं है तो क्या है? बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार दिखता था, तैयार रहता था, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मूलतः ये काल थोड़ा सा अमेरिकी वर्चस्व को बनाते हुए भी लोकतंत्र, जलवायु, विश्व व्यापार आदि मुद्दों पर ज्यादा सीमित रहा। क्लिंटन के दौर में फौजी ताकत की यदि बात करें, जैसे वो तैयार दिखते थे हमेशा फौजी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा नमूना, सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कोसोवो संकट के दौरान। देखिए कोसोवो कहाँ है? एक बहुत छोटा क्षेत्र, लेकिन विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जब तब यहीं से उभरता रहता है। पूर्व यूगोस्लाविया, जो पहले कभी यूगोस्लाविया होता था, जो इसके मुखिया किसी समय बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, विश्व प्रसिद्ध जोसेफ ब्रॉस टीटो हुआ करते थे, वह यूगोस्लाविया विघटित हुआ और कोसोवो प्रांत में जो अल्बानियाई मूल के लोगों की जहां बहुलता है, उस पर दूसरी मूल के लोगों के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, मिलोसेविक के नेतृत्व में, वो वहां पर काफी जुल्म कर रही थी। कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई मूल के लोगों मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए अल्बानियाई राष्ट्रवाद को कुचला जा रहा था। अर्थात अल्बानियाई लोग अपने को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। यूगोस्लाविया के विघटन में वे भी चाहते थे कि अल्बानिया एक स्वतंत्र क्षेत्र बने, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ऐसा नहीं करने दे रहे थे और मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने की बहुत बुरी तरह कोशिश की जा रही थी। 1999 में क्लिंटन सरकार के इशारे पर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना ने इस क्षेत्र पर 2 महीने तक बमबारी की। ये पूरा जो यूगोस्लावियाई क्षेत्र है, यहाँ पर नाटो के द्वारा बमबारी हुई। और जैसा मैंने पहले बताया कि नाटो मतलब मूलतः अमेरिकी नेतृत्व में अन्य देशों की कंबाइंड फौज। तो भारी बमबारी हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि मिलोसेविक सरकार का पतन हुआ
और कोसोवो जो है वो नाटो के नियंत्रण पे चला गया। कोसोवो जो है नाटो के नियंत्रण पर चला गया।